आज हम बात करेंगे कि रमादान के दिनों में हिंसा की ये इतिहास क्यों। इस जंग में इन्वॉल्व ना होते हुए भी यूएई पे, सऊदी अरबिया पे, जोर्डान पे अटैक क्यों, और क्यों बच गया ओमान? क्यों इजराइल और अमेरिका मिलकर अटैक कर रहे हैं ईरान पे? इन सब बातों की कुछ जवाब ढूंढने की आज कोशिश करते हैं। तो हर सवाल के जवाब के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ता है, और इतिहास ये कहता है, जैसे हम कल सुन रहे थे, समय है, और समय अपने गर्भ में बहुत सारी ऐसी बातों को छुपा कर रखा है जिसके बारे में चर्चा करते रहेंगे तो करते रह जाएंगे। ऐसे ही एक इतिहास है ईरान का। मेसोपोटामिया सभ्यता से निकलने वाला ये देश एक समृद्ध इतिहास को लेकर, एक प्रॉस्परस इतिहास को लेकर चलता है। तो अमेरिका जैसे एक देश का उससे क्या बेर हो सकता है, क्योंकि ये कल्चरली अलग है। ये लोग आपस में बहुत कोई लेना देना इन लोगों का है ऐसा है भी नहीं। इजराइल की है, जूइशों की जो बूचर थे वो तो हिटलर थे। तो फिर कैसे मुसलमानों के साथ जूइशों की ये दुश्मनी की यात्रा कैसे शुरू हुई? क्यों? आपने धुरंधर मूवी देखी होगी, तो उसमें जब 26/11 के अटैक हो रहा था, जूइशों पे भी अटैक करा जा रहा था, और जब जूइश मर रहे थे तो सबसे ज्यादा नाराए तकबीर का चिल्लाना का आवाज आ रहा था। क्या हर मुसलमान जूइशों के खिलाफ है? इन प्रश्नों के जवाब एक डेफिनाइट ढंग से जितना मुझे पता है उतना मैं देने की प्रयास करूंगा। आगे आप लोग भी अपनी कमेंट्स के थ्रू इसको जोड़ सकते हैं। ये कुछ 50 साल पहले की बात है। ईरान की राजा होते थे शाह। ये एक सिहा कंट्री है। सेक्रेटेरियन जंग में मुसलमान अपने आप को शिहा और सुन्नी में बांटते हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, जॉर्डन, ये लोग सुन्नी कंट्रीज हैं। इनकी राजाएं सुन्नी बिरादरी से आते हैं। ईरान और इराक की कुछ हिस्से, पाकिस्तान के कुछ हिस्से, भारत की प्रिडोमिनेंट मुस्लिम पॉपुलेशन सिहा सेक्शन से आती है, सिहा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आती है। सिहा और सुन्नियों की वर्चस्व की लड़ाई ये अभी की नहीं है, ये मोहम्मदियन एरा से शुरू होता है, क्योंकि सिहा अपने आप को बेहतर समझते हैं, सुन्नी अपने आप को बेहतर समझते हैं। ये हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में होता है। गाणपत्य की लड़ाई, मतलब वर्चस्व की लड़ाई। हमारे यहाँ हिंसा की लड़ाई, हिंदू रिलीजन में हिंसा की लड़ाई नहीं होती है, ज्यादातर वक्तव्य की लड़ाई होती है, शास्त्रों की लड़ाई होती है, इस बात की लड़ाई होती है हमारे शास्त्रों में तो ये महान है, आपके शास्त्र में वो कैसे महान हो गए। तो हमारी लड़ाई शास्त्रार्थ में होती थी, और शास्त्रार्थ की लड़ाइयों की तो इतिहास है। परंतु इस्लाम में लड़ाइयां वायोलेंट होती थी, और वायोलेंट लड़ाई के वजह से इनकी इतिहास भी वायोलेंट है। एनीवे, अब हम 50 साल पहले आ जाते हैं, क्योंकि तेल की एक बहुत बड़ा रिजर्वेयर यहां थी, बिजनेस की एक बहुत बड़ा बिजनेस एक्लेमेशन ईरान की थी। भारत की बहुत सारी बिजनेसेस वहां है। जो इंडसलैंड बैंक के मालिक हिंदुजा परिवार है, इंडियन ऑयल की मालिक जो हिंदुजा परिवार है, गल्फ ऑयल का जो मालिक हिंदुजा परिवार है, सुनील भारती मित्तल साहब हैं, अपने नाम भूल रहा हूं मैं, टाटा हैं, वो ज्यादातर बिजनेस सिहा कंट्री में करते थे, क्योंकि ईरान में एक शांति की माहौल थी। शाह जब राजा बनते हैं, अमेरिका कहता है आप एक काम करिए, एक जो लॉन्ग स्टैंडिंग जंग आपकी इजराइल के साथ है, इसको समाप्त करने का कार्य करिए। उस समय लिक्विड पार्टी सत्ता में नहीं थी, लेबर्स सत्ते में थे, रोबिन जिनके बारे में मैं पहले भी चर्चा किया हूं, वो सत्ते में थे। तो बात होती रही, और एक इन लोगों की आपस में बात होगी, चलिए काम करिएगा, आप पैलेस्टाइन को सुरक्षा दीजिए, एक 2 स्टेट सॉल्यूशन
टू स्टेट फॉर टू डिफरेंट पीपल, मुस्लिम के लिए पैलेस्टाइन, जूइस के लिए इजराइल। इसका निर्माण कर दीजिए। इसकी निर्माण करने से क्या होगा, हमें आपसे कोई वैर नहीं होगी, मिडिल ईस्ट में शांति आ जाएगी। नहीं तो ईरान एक मिलिट्री पावर होती थी, तो इजराइल भी बोला ठीक है इस फ्रंट से शांति होगी तो शांति रहेगी, परंतु वहां इंटरनल पॉलिटिक्स बदल जाता है। शाह अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजते हैं कि जाइए वहां बात करिए, बात होती रही बट बात कहीं आगे नहीं बढ़ पाती है। और शाह जो है वो अमेरिका की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता था, इस बात को कहकर वहां प्रोटेस्ट का जन्म होता है। तब जज डब्ल्यू बुश प्रेसिडेंट थे। अब तब 9/11 नहीं हुआ था, मैं उससे पहले की HW बुश की बात कर रहा हूं, डब्ल्यू बुश की नहीं, पुरानी बात है थोड़ी। उनकी फादर, डब्ल्यू बुश की फादर तब CIA के हेड होते थे, प्रेसिडेंट नहीं बने थे। बातचीत करके जब सॉल्व करने के ओर हम वो गए, वो सॉल्व तो नहीं कर पाए, एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि इंटरनली ईरान के लोगों ने एक थियोक्रेसी बनाने के प्रयास में लग गए। थियोक्रेसी का मतलब क्या है कि हम कोई राजा को नहीं मानेंगे, कोई नेतृत्व को नहीं मानेंगे, हम एक धार्मिक हेड को मानेंगे, वो ही हमारा प्रमुख होगा, जो इलेक्शन जीतेगा हारेगा जो भी है वो उसकी सहयोग करेगा। मतलब राजा होगा, राजा डिसीजन मेकर है, एक प्राइम मिनिस्टर होगा, एक प्रेसिडेंट होगा, एक डिफेंस मिनिस्टर होगा, राजा को सहयोग करेगा। शाह उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो एक्सेप्ट करेंगे उनकी भी गवर्नमेंट होती थी, परंतु वो उसको सब एक्सेप्ट कर लेंगे तो शाह की बात कोई नहीं मानेगा। अमेरिका ने इंटरवीन करी। अमेरिका की गलत फहमी है, इंटरफेयर इन्फिल्ट्रेशन के माध्यम से लोगों के मन में आप गुस्सा पैदा करते हो। कोई मां अपने बेटे को पीट रहा है, अपने पड़ोसी को बोल के नहीं बोलता कि इसको पीटो। मां 1000 मार सकती है अपने बेटे को, कोई और मारेगा तो गुस्सा आएगा ना। सेम थिंग हुई जब अमेरिका की इंटरवेंशन हुई, शाह को सत्ता गंवाना पड़ा, वो भाग गया यहां से, अमेरिका भाग गया। वो वैक्यूम जो क्रिएट हुआ, उसको ये जो अयोतुल्ला के नाम से एक पद का जन्म हुआ, अयोतुल्ला पद पे बैठने वाला व्यक्ति पूरा विश्व की सियाहों की सुप्रीम लीडर बना, इंक्लूडिंग ईरान। अपने हिसाब से सत्ता चलाया उन्होंने। तब हो जाता है 9/11 की अटैक। 9/11 की अटैक के बाद सद्दाम हुसैन पर ये अटैक करते हैं, और ये समाज की सच्चाई है, विश्व की सच्चाई है। बोलते हैं कि ये सपोर्ट किया है ओसामा बिन लादेन को, बट ओसामा बिन लादेन था कौन? ओसामा बिन लादेन तो एक सऊदी अरबियन था। आपने सऊदी अरब पे क्यों नहीं अटैक करी? इराक में तेल मिलती थी और सद्दाम हुसैन को मरवाना था, इसलिए अटैक कर दिया और इराक को मार दिया, सबको, सद्दाम हुसैन को मार दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद लीडर नहीं बने, तो सुन्नी कम्युनिटी अपने लीडर चुना, इन लोगों ने डेमोक्रेटिकली। तो एक IS की बफर बन गई ना। उसके बाद बता रहा हूं, 2 मिनट में मैं इस पे आऊंगा। फिर अफगानिस्तान पे अटैक किया। तालिबान जिसका जन्म हुआ था, CIA ने उनको जन्म दिया था तालिबान को, बाद में उन्हीं तालिबान पर अटैक हुआ और उसको अमेरिका ने हक पे ले लिया। तालिबान उनकी अलग सेक्ट होता है, ये सिया सुन्नी में नहीं आता, ये याद रखिएगा आप। ये अहमदियाज हैं, ये बाद में आता है। ये देवबंद स्कूल ऑफ इस्लामिज्म है उनका। देवबंद की स्कूल अलग होती है, वो सिया सुन्नी से बाहर होती है। इस्लाम में भी सूफीज्म है, सूफीज्म इन और स्कूल से सबसे अलग होती है। सूफीज्म खत्म हो गई आज के टाइम पे। और एक तबलीगी होते हैं, ये तबलीगी मतलब ये कट्टर मुसलमान, धार्मिक रूप से, मतलब हिंसा के रूप में नहीं बोल रहा, कट्टर मुसलमान। हमारे में भी कुछ लोग होते हैं, हम ना 5 बजे बाद खाना नहीं खाएंगे, उनका एक आदर्श है। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग जैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म हिंदुइज्म से निकली ना, वो बुद्धिज्म और जैनिज्म में क्या है? जैनिज्म में क्या है? शाम की सूर्यास्त के बाद वो भोजन नहीं करते, वो लोग पनीर नहीं खाते, वो लोग लहसुन नहीं खाते, वो लोग प्याज नहीं खाते। परंतु वो हिंदुइज्म की तो अर्थ है। वहीं पे हिंदू ब्राह्मण जो मिडिल ईस्ट में रहता है, वो चिकन खाता है, मटन खाता है। देखो, हिंदुइज्म की अलग अलग फ्रेग्रेंसेस है, इस्लाम में भी है, परंतु इस्लाम में उसकी चर्चा नहीं होती। तबलीगी जमात जो है वो लोग नीचे सोते हैं, वो गद्दे यूज नहीं कर सकते, म्यूजिक नहीं सुन सकते, फिल्म नहीं देख सकते, क्रिकेट नहीं देख सकते। सऊद अनवर वगैरह क्रिकेटर थे, तबलीगी जमात में चले गए, परंतु हराम है। अभी थोड़ा रिलैक्स करा होगा उनकी स्कूल ऑफ थॉट्स के अनुसार। फिजिकल एक्सरसाइज आप कर सकते हो, दिन भर करो, अलाउड है। ये है तबलीगी जमात वाला आइडियोलॉजी। तो तालिबान को जन्म हुआ, तालिबान ने अटैक किया, तालिबान पर इनने अटैक करी। 9/11 की अटैक के बाद अफगानिस्तान पर जबरदस्त आक्रमण हुआ, इराक को खो दिया। सद्दाम हुसैन के मरने के बाद जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, और उस समय सबको लग रहा था ईरान पर अटैक होगा, परंतु ईरान ने अपनी बॉर्डर को ताकतवर बनाया।
उन्होंने क्या किया, एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का जन्म हुआ। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, उन्होंने हमास को ताकत बढ़ाया कि हमास, मैं इजराइल से डायरेक्ट जंग नहीं लड़ूंगा, तो मैं तैयार कर रहा हूं। देखो, एक मिलिट्री की दृष्टि से देखो आप लोग, इसको धर्म के नाम पर मत देखो। आपको बताया गया होगा हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तालिबान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। असली टेररिस्ट कौन है मैं आज बता रहा हूं आपको। हमास को तैयार किया गया और हमास को बोला गया तुमको पैलेस्टाइन चाहिए तो इजराइल के लोगों को अटैक करनी पड़ेगी, मारनी पड़ेगी, खत्म करनी पड़ेगी। हिजबुल्लाह को बोला तुम्हें लेबनान चाहिए, उन्होंने बोला हाँ हमको चाहिए सर, तो एक काम करो, तुम्हें हम मिलिट्री ट्रेनिंग देंगे, ताकतवर बनाएंगे, और तुम क्या करना, जरूरत पड़ने पे इजराइल पे स्ट्राइक करना। तो जो साउथ लेबनान जो इजराइल के पास था वो हिजबुल्लाह को मिल गया। हाउथीज को तैयार किया गया। हाउथीज कौन है, हाउथीज एक कंट्री है, आपने सुनी होगी वो क्या है, क्या कहते हैं, सऊदी अरब की एक हिस्सा है जहां पर इस्लाम के खिलाफ में बगावत होती है। ये तुर्की वाली एरिया है, तुर्की जो बॉर्डर लगती है इजराइल के साथ, वहां पर ये हाउथीज को तैयार कर दिया गया कि भाई हम तो देखो जंग नहीं लड़ते, ये लोग जंग लड़ते हैं। ये जो उस समय आयतुल्लाह ने करी थी, इस वजह से ईरान पर अमेरिका कभी आक्रमण नहीं कर पाया। आक्रमण किया तो इराक पे किया, इराक राज्य शून्य हो गया। और फिर क्या हुआ, जंग के बाद क्या हुआ, सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ आईएस बता रहा हूं आज। जो सद्दाम हुसैन की राजशाही में पुलिस थे, आर्मी के लोग थे, उनकी नौकरियां खत्म कर दी गई। बोले कि ये सद्दाम के साथ खड़े थे, तो वो लोग क्या करते, जेल में डाला उनको। कितने दिन जेल में रहेगा, मिलिट्री माइंडसेट है, पुलिस का माइंडसेट है। उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया बगदादी के नेतृत्व में। बगदादी आर्मी जनरल होता था सद्दाम हुसैन का, और उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम है आईएसआईएस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। सीरिया में ये सब अयतुल्लाह ने किया। वो अयतुल्लाह की डेथ हो गई, खमेनी नहीं था वो, खमेनी से पहले की अयतुल्लाह की बात कर रहा हूं। तब तक खमेनी सेकंड इन कमांड में आ गए थे। वहां पे जो अशद की परिवार है उसको ईरान ने सपोर्ट करा, बोला सीरिया पे आपने ही राजशाही करनी है। उसको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाकर वहां शासन किया। तो चारों तरफ इजराइल के तरफ एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बना दिया गया। और ईरान ने इसको अपने लिए नहीं बनाया था, अपनी प्रोटेक्शन के लिए बनाया था। अपने लिए मतलब कोई, इनको पैसे नहीं मिल रहे थे, ईरान का तो नुकसान ही हो रहा था, पैसे देके उनको बनाना पड़ रहा था। पर इस वजह से इजराइल कभी हाथ पैर हिला नहीं पाता था। बीच में जंग होती रही, आक्रमण होते रहे, परंतु बगदादी को भी मारा गया बीच में। आईएसआईएस की जो बफर जोन बन गया वो सीरिया और इराक की एक हिस्से में एक अपना स्टेट बना लिए। बोले ये है इस्लामिक स्टेट, यहाँ शरीयत चलेगी। कोई शरीयत नहीं चलती थी। सेक्स स्लेव बनाकर बच्चों को माइंड वॉश कर कर ले आ जाता था और वहां के मर्द उसके मजे लेते थे। ये इस्लाम के खिलाफ नहीं है, चलो जो भी है उसकी चर्चा आज नहीं है। मेरे कोई सिंपैथी नहीं है ना अमेरिका के प्रति ना इनके प्रति। अमेरिका सूट बूट पहनते हैं, इप्स्टेन फाइल में नाम आती है तो चर्चा नहीं होती। इस्लाम के आदमी कोई गलत काम करता है तो उसकी ज्यादा चर्चा होती है। मैं इस्लाम के प्रति मेरी कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। मेरी वीडियोस में आप जानते होंगे, मैं कोई भी धर्म के प्रति मेरे मन में सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। हर धर्म अपनी हिंसात्मक एलिमेंट के साथ बुरा ही है। परंतु धर्म के नाम पर अयतुल्लाह खमानी जब सत्ता में आते हैं, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को ताकतवर बनाई जाती है, तो वहां सत्ता बदल जाती है। वहां आ जाता है बाराक हुसैन ओबामा। वो नॉट ए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बट इज अ मुस्लिम, ही वाज फ्रॉम केनिया नहीं, उगांडा, सॉरी। तो ओबामा क्या करते हैं, इजराइल को बोलते हैं कि चुप करके बैठो, मुझे शांति बनाई रखनी है मिडिल ईस्ट में। तो ओबामा की जो 8 साल था वो शांति थी मिडिल ईस्ट में। उसकी रीजन बताता हूं। उसकी रीजन ये है, उन्होंने डायरेक्ट ईरान से बात करना शुरू किया कि भाई देखो, तुम इजराइल से बात करते हो, इजराइल हमसे बात करता है, मैं तुमसे डायरेक्ट बात कर रहा हूं, तुमको क्या चाहिए। वो बोला साहब हमारे ऊपर इतना आप लोगों ने बैन लगाई हुई है, टैरिफ लगाई हुई है, हम बिजनेस ही नहीं कर पा रहे। आप टैरिफ हटवा दीजिए, हम कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं। तो अयतुल्लाह खमानी तब तक पावर में आ चुके थे। अयतुल्लाह खमानी के साथ लगातार चर्चा हुई और जो टैरिफ थी वो धीरे धीरे हटने लगा। तो ईरान प्रॉस्परस होने चले गए। तब तक ये आ जाता है बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू बहुत ही ज्यादा शार्प और कुटिल किस्म का इंसान है। क्यों मैं बोल रहा हूं, ऐसे तो मोदी जी के साथ बड़ा रिश्ता है इसका, परंतु पॉलिटिशियन है ये ना, ये चीजों को सिंपल नहीं बनाता, कॉम्प्लेक्स कर देता है। कहते हैं लोग ये ना मोसाड को भेज के अपने पे अटैक करवा देता था, ये दिखाने के लिए देखो ईरान क्या कर रहा है, मारूंगा इनको। ओबामा को ये सब समझ आता था सीआईए की तरफ से। वो बोला पागल है क्या तू ये नहीं करेगा।
क्योंकि मैं उनसे शांति की बात कर रहा हूं, मुझे उस रीजन में शांति चाहिए यार। तुम्हारी चक्कर में क्या है, अमेरिका हर समय वहां इन्वेस्ट रहता है। अमेरिका का कोई काम नहीं है कि अपना प्रोग्रेस नहीं करेगा, वो दिन भर हाँ जी क्या हो रहा है जी, अटैक हो रहा है, हो मैं अपना शिप लेके आ जाता हूँ, मिलिट्री लेके आ जाता हूँ। अरे भाई मेरे भी और काम है यार, मुझे अपनी भी इमेज बनानी है, अपनी वाइफ को भी जो प्रेसिडेंट बनानी है। तो उसने इस फ्रंट में शांति रखी। पर उसके बाद कौन राष्ट्रपति बनते हैं? डोनाल्ड ट्रंप। और बेंजामिन नेतन्याहू जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनता है, वहां से अपने किनसेट में खड़े होकर बोलता है वो एक्चुअली, जब ये भी आपको कहानी बताता हूं, जब ओबामा प्रेसिडेंट था, बेंजामिन नेतन्याहू ओबामा के खिलाफ, जो उनकी पार्लियामेंट है, अमेरिका की पार्लियामेंट है, कांग्रेस, वहां जाके ओबामा के खिलाफ स्पीच देके आया था कि देखिए ये ईरान से दोस्ती कर रहा है और इजराइल को खत्म कर देंगे ये, क्योंकि जो इसकी बहुत प्रोपागेंडा वहां चलता है ना। तो वो इप्स्टेन फाइल में ना ये सब बातें भी डिस्कस हुई है। वो जाके बोला देखिए दिस ओबामा विल डिस्ट्रॉय इजराइल फॉरएवर। कितनी सही कितनी गलत वो बात आप आज विचार करिएगा, परंतु बेंजामिन नेतन्याहू ओबामा के खिलाफ रहा 8 साल, तब भी सत्ता में बना रहा। और ओबामा का भी अंडरस्टैंडिंग थी कि बेंजामिन नेतन्याहू को मैं हटाऊंगा, उसके जगह जो आएगा वो और कट्टर आएगा। कभी कभी पॉलिटिक्स में हम ये नहीं समझ पाते, कल मोदी को हटाओगे तो योगी आएगा, उससे कट्टर है। ऐसे ही आप बेंजामिन नेतन्याहू को हटाओगे, जो आएगा वो अमेरिका से पूछेगा नहीं, सीधा जंग कर देगा ईरान के साथ, फिर क्या करोगे? तो वो बेंजामिन नेतन्याहू को बनाए रहने दिया और बेंजामिन नेतन्याहू ओबामा का विरोध करता रहा। परंतु उसके बाद आते हैं ट्रंप, और वो बेंजामिन नेतन्याहू का तो माय फ्रेंड ट्रंप एंड द बेस्टेस्ट एवर फ्रेंड ऑफ इजराइल। उन लोगों की स्टाइल है इस तरीके की बातें करना। अटैक होती है और उस समय उंगली करना शुरू करता है मोसाड। ईरान की जो मिलिट्री हेड है ट्रंप के साथ मिलकर उसको मारते हैं, फिर बगदादी मरता है, फिर अल असद को जंग छोड़कर सीरिया छोड़कर जाना पड़ता है। मिडिल ईस्ट में जो असंभव इंस्टेबिलिटी आती है पहली टर्म में, वो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी नहीं बचा पाती है। बाइडेन जीत कर आते हैं, बाइडेन जीत कर आते हैं तो ईरान को सपोर्ट करते हैं। अब इस जंग के ओर आ जाते हैं, ये बिल्डअप हो रही थी। परंतु हमास ने एक रात में जिस तरीके की एक जंग छेड़ दी, किसके साथ? इजराइल के साथ। वो रात एक विभत्स रात थी और मोसाड को खबर तक नहीं है। एक किताब है उसकी रिव्यू करूंगा कि जब पूरा इजराइल सो रहा था, मोसाड सो रहा था, हमास ने सभी फ्रंटों पे, साउथ इजराइल एक्चुअली हमास के साइड है, तो उन्होंने आक्रमण करा, किडनैपिंग हुई, मर्डर हुई और तहलका मच गया। पूरी विश्व में तहलका मच गया। इजराइल जंग में उतर गया और तय किया जब तक हमास को खत्म नहीं करेंगे नहीं लौटेंगे। परंतु सिर्फ हमास को खत्म करना से हमास खत्म नहीं होगा, यह बात इजराइल को पता था। उसने ट्रंप की सहयोग लिया और आक्रमण किया। और आप देखिए ये पूरी जर्नी में डोनाल्ड ट्रंप कितनी बार बेंजामिन नेतन्याहू को बुरा बोलते हैं, गंदा बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, बट जंग नहीं रुकता। हमास के ऊपर लगातार आक्रमण होता चला जाता है, होता चला जाता है, होता चला जाता है। और आज मैं एक राहुल गांधी को एक एजुकेशन देता हूं इस वीडियो के माध्यम से। उनकी ऑपोजिशन लीडर ऑपोजिशन में रहते हुए सदैव बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़े रहे, क्योंकि उन सबको पता है जब तक ईरान जिंदा है इजराइल शांति की सांस नहीं ले सकता। इस दोनों तरफ देखो, जियोपॉलिटिक्स में कोई अच्छा कोई बुरा नहीं होता, दोनों बुरे होते हैं कभी कभी और दोनों अच्छे होते हैं कभी कभी। अयतुल्ला खमानी बार बार ऑर्डर करते रहे मोसाड की लोगों को मारने का, मरते रहे, परंतु मोसाड तब तक ईरान की, ये कोई न्यूज चैनल आपको नहीं बता रहा होगा, आपको सुना रहा हूं आज मैं, मोसाड उनकी गवर्नमेंट की उस लेवल तक एंटर कर चुका है। आज आपको क्या लगता है अयतुल्ला खमानी कहां रहता है? कहां पता, किसको पता लगा, कैसे पता लगा? उनकी मिलिट्री के सिस्टम में, उनकी गवर्नमेंट के सिस्टम में मोसाड के लोग एंटर ऐसे कर गए हैं। और वो लोग, मुझे तो इस बात की विश्वास है, और पता लगेगा एक दिन, पता लग जाता है, ये चीजें छुपती नहीं है। द स्पाई करके एक मूवी है, आप देखिएगा उसको। उनका डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन गया था मोसाड का एजेंट इराक का, और उसको फांसी लगाया गया, पब्लिकली मारा गया, टांग दिया गया। देश के लिए जाने देनी पड़ती है साहब। ऐसे ही मोसाड की एक खमेनी मरा है ना, खमेनी के साथ उसकी मुझे लगता है कितने असिस्टेंट होंगे जो मोसाड के एजेंट होंगे और इस बमबारी में मर गए। जिंदा नहीं रहता कोई भी। और आप ईरान गए हो आज नहीं कल तो पता लग ही जाएगा, उनकी स्पाई चिप्स हैं। आप क्या लगता है पता नहीं लगेगा क्या? और आपको क्या लगता है मोसाड के अंदर इनके लोग नहीं होंगे?
स्पाई क्राफ्ट तो ऐसे ही चलता है। हमारे गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं, आपने धुरंधर देखी होगी तो आपको पता होगा, गवर्नमेंट के सीनियर लेवल से खबर जाती है कि तुम्हारे यहाँ से ये बात आया है कि टेरर अटैक होने वाली है। कहां मार रहे हो, पागल हो क्या? कैसे खबर पहुंच जा रहा है उनके पास? सच्चाई है, ये समाज की सच्चाइयां हैं। और अटैक हुआ और खमेनी कुछ दिन पहले मर गए। जो नहीं, हाँ मैं कह रहा था हमास वाली अटैक, ईरान के ऊपर लगातार अटैक्स होती रही। और क्या प्रॉब्लम हुआ कि क्योंकि रशिया इस समय यूक्रेन के साथ जंग में बिजी है, जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का एक धारा को रशिया सपोर्ट करता था, अब वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। और ईरान का एक और दोस्त है, उसका नाम है चाइना। चाइना इस तरीके के कन्फ्लिक्ट में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। वो बस कहते हैं हाँ जी हम सपोर्ट करते हैं जी, बस इंडिया के खिलाफ लड़ेंगे। वो उनको लगता है हमको कोई पीट सकता है तो इंडिया पीट सकता है, इसलिए थोड़ा डर के रहते हैं हमसे। बट ईरान की जंग में उसको कोई लेना देना नहीं है, ऐसे बढ़ रहा है ईरान का। परंतु यार उनको पता है ट्रंप पागल है, हम करेंगे तो हमारे ऊपर आक्रमण हो जाएगा, क्यों करना, नहीं कर रहे हैं। और रशिया यूक्रेन के साथ बिजी है, तो ऑल अशद हार जाते हैं, उनके बाद अल शहर बन जाते हैं वहां का वजीर आजम। कहां के? सीरिया की। सीरिया में वो एक टेररिस्ट था जो बाद में वहां का प्रेसिडेंट बन गया। टेररिस्ट बिकम प्रेसिडेंट, अब गंदा है कि तब गंदा था? टेररिस्ट के डेफिनेशन बदल गया क्या? टेररिस्ट प्रेसिडेंट बन गया तो ठीक हो गया? तो मोदी टेररिस्ट कहां से हो गया भाई? जो ये कहते हैं लेफ्ट लिबरल चुप है आज, जंग की कोई भी तरफ लेफ्ट लिबरल नहीं बोल सकते आज। भारत में लोग चुप है और होली मनाएंगे 2 दिन बाद। परंतु सिचुएशन ऐसा हुआ कि सीरिया हाथ से चला गया ईरान का, और लेबनान में क्योंकि इस बार डिटर्मिनेशन के साथ इजराइल निकला था, तो लेबनान में उनका जो हिजबुल्लाह था, हिजबुल्लाह खत्म हो गया। हाउतीज जो थे उसको तुर्की ने अपने आप से खत्म कर दिया, क्योंकि तुर्की को पता है खामखा मुझे आक्रमण हो जाएगा तो मैं लड़ नहीं पाऊंगा, इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम से मैं लड़ नहीं पाऊंगा। वो खत्म हो गया। हमास को ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया, परंतु अभी हमास के साथ इन लोगों ने बातचीत कर दिया, तो हमास अभी पावर में तो है, परंतु हमास अब ईरान के लिए कोई बेटिंग करेगा ये जरूरी नहीं है। परंतु ईरान पीछे नहीं हटने वाला था, अयतुल्ला खमानी पीछे हटने वाला नहीं था। तो जंग चला, पहले जंग चली, जंग को इजराइल के साथ उन्होंने जंग लड़ी, और इजराइल को 2 कदम पीछे जाना पड़ा, क्योंकि उस समय यूएस इनको सपोर्ट नहीं कर रहा था। परंतु एक प्रोटेस्ट शुरू होता है, उस प्रोटेस्ट के शुरुआत होने से डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम लोडेड हैं और किसी भी समय ईरान की सीमा पर हम आक्रमण कर सकते हैं। अयतुल्ला खमानी, इलेक्शन खत्म हुई थी, एक रिफॉर्मिस्ट लीडर वहां चुनकर आए, उसके बावजूद भी लोगों के अंदर जो गुस्सा था उसको बंद करा। 3000 लोगों की हत्या करी गई, और वो जनवरी के महीने में जो प्रोटेस्ट हो रही थी, जो कू हो रही थी, वो शांत हुई। परंतु आगे आगे अमेरिका और इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप इस बात से क्लियर हो गए कि अब हमें ईरान की मिलिट्री पावर को खत्म कर देना पड़ेगा, उनमें वीकनेस दिख रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसको जियोपॉलिटिक्स के भाषा में बोलते हैं रेजिम चेंज, रेजिम को बदल देना, बदलने की प्रयास चल रही है। आक्रमण हुई, बहुत ही ज्यादा गहरा आक्रमण ईरान की भूमि पर पिछले 3 दिन में हुई है। इतना आक्रमण हुआ है कि स्थितियां बिल्कुल ही ज्यादा बुरी स्थिति में, बुरी हालत में पहुंच चुकी है, ये हमें देखने में आ रहा है। और सत्ता होते हुए भी खमेनी 2 दिन पहले अल्लाह के पास चले गए। परंतु सद्दाम हुसैन जब पावर में थे, सद्दाम हुसैन भाग के चले गए थे, उनको बाद में अरेस्ट किया गया। गद्दाफी को रोड में खींच के मारा गया, परंतु खमेनी अपने ऑफिस और अपने घर से हिला नहीं, क्योंकि उसको पता था ये रेजिम चेंज तो करके रहेंगे, परंतु मैं शहादत प्राप्त कर रहा हूं। पूरी तरह मिलिट्री हाई कमांड को अपने साथ बिठाया और साथ में मरे। इसीलिए ईरान में रेजिम चेंज करना आज के समय में बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब पूरी शिया कम्युनिटी वर्ल्ड का खमेनी के साथ खड़ा हो गया। कभी कभी जंग में ऐसा होता है, इस तरीके की कैलकुलेशन भी बेंजामिन नेतन्याहू करे होंगे, पर बेंजामिन नेतन्याहू की विकेट अब थोड़ी सी गिरती हुई दिख रही है, क्योंकि जो ट्रंप जीत कर आए थे तो ये बोल कर आए थे मुझे कोई नई जंग शुरू नहीं करनी, परंतु उनको लग रहा था ईरान पहले दिन सरेंडर कर जाएगा। ईरान सरेंडर नहीं कर रहा। ईरान ने उल्टा एक और काम किया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, जॉर्डन में, सऊदी अरब में, ओमान को छोड़ के, ओमान में एक्चुअली बातचीत चल रही थी इनकी, तो ओमान को तो बमबारी शुरू कर दिया उन्होंने। दुबई, जिसको सेफेस्ट जगह कहा जाता था, कल बोला जाता था बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपने को दुबई शिफ्ट हो जाना चाहिए, वो आज अपनी जीवन की भीख मांग रहे हैं।
क्योंकि दुबई इतनी बड़ी शहर नहीं है, एक शहर वाली देश है। ईरान तय करता है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो दुबई, कतर जैसे जगहों को डुबाने में ईरान को 4 से 6 घंटे लगेंगे। मिडिल ईस्ट में कितनी भी पैसा हो जाए, कितनी भी अच्छी शहर बना लीजिए, आप तेहरान पे अटैक करके तेहरान नहीं खत्म कर सकते आप। परंतु वो 2 बंदूक की गोली से, इनियात से, वो पूरा का पूरा दुबई को इस दुनिया से ओब्लिटरेट कर सकता है। इसलिए उनकी राजा भी कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे। उनको पता है अभी जो मिलिट्री हाईकमांड है ईरान का, वो गुस्से में है और हमें समाप्त कर सकती है। मिडिल ईस्ट बदल रही है और बदलेगी। जो दुबई सेफेस्ट ऑप्शन होती थी लोगों की, आज लोग वहां से रो रहे हैं, एस जयशंकर साहब, मोदी साहब, हमको यहां से ले लीजिए। इसीलिए कहते हैं ना, धरती हमारी कितनी बुरी हो, हमारी धरती से कोई बेहतर नहीं है। वो गीता में प्रभु श्री कृष्ण ने बोला है, स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्म भयावह। ये बात है कि हमारी मिट्टी में बहुत गंदगी हो सकती है, हमारे लोग बहुत बुरे हो सकते हैं, परंतु मेरी मिट्टी है, मेरी शहर है, मेरी गांव है, मैं छोड़कर कहाँ जाऊंगा। वो एक कहानी चलती है, पेड़ में आग लगा तो सब पक्षियां उड़ रही थी। जो पुरानी पक्षी थी वो तब भी टिकी हुई थी। तो उसको आके किसी ने पूछा कि तू क्यों नहीं जाती? कब मेरा घर में आग लगा है, मैं और कहाँ जाऊंगा? जब मेरे घर को मैं नहीं बचा पाया, किसी और के घर में मैं सुरक्षित कैसे रहूंगा? इतिहास अपने आप में गवाह है। ये इस्लामिक स्टेट के नाम पे बहुत लोग भागकर यूरोप चले गए, अमेरिका चले गए। ईरान के लोग आज भी टिके हुए हैं। अफगानिस्तान, क्या बात कर रहे हो साहब? अफगानिस्तान कभी स्लेव ही नहीं बना। वो जीवन भर निस्वार्थ रूप से लड़ते रहे और ये जंग में उनकी जो लंबी लड़ाई है, उस लड़ाई से किसी को कोई फायदा हो या ना हो, जाने दे, किसी को कोई फायदा हो ना हो, किसी ने कुछ प्राप्त किया हो या ना किया हो, ये लोग कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाए। और इस्लामिक वो एक बड़ी किताब है और उस किताब की पन्ने पर यह लिखा हुआ है कि इस्लाम एक दूसरे को मार के खत्म कर देगा। भस्मासुर अपने आप को भस्म करता है, उसकी एक एग्जाम्पल है। जा पा रहे एक एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। और ये मिडिल ईस्ट की अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी, केओस एक ऐसी इतिहास को पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रही है। यहाँ से चीजें बदलेगी। चीजें बदलने के बाद बहुत सारी चीजें अपने को समझ आएगी, जो चीजें शायद सामान्य व्यक्ति